जी दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे केस स्टडी नंबर 8। केस स्टडी नंबर 7 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम केस स्टडी नंबर 8 पिक कर रहे हैं। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के केस स्टडी 8 सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, जो हम हमेशा चेक करते हैं कि केस स्टडी 2 पेज से ज़्यादा की है या 2 पेज तक की है। 2 पेज से ज़्यादा की अगर केस स्टडी होती है तो हम सबसे पहले उसका रिक्वायर्ड पार्ट रीड करके ये अंडरस्टैंड करते हैं कि केस स्टडी में किन किन कॉन्सेप्ट्स एंड चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो हम केस स्टडी रीड करते टाइम ना सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पर अपना फोकस रखते हैं, एंड जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये केस स्टडी हमारी, क्योंकि 3 पेज के अराउंड की है, तो हम इसके सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इसलिए हम इसके सबसे पहले रिक्वायर्ड पार्ट रीड करेंगे। ओके, चलो। फर्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन पॉइंट 3 कंप्यूट द एफओबी वैल्यू ऑफ द मशीनरी। ठीक है, पॉइंट 3 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसके बेसिस पर हमें एफओबी कैलकुलेट करनी है। अभी हमको क्या समझ में आया कि आईडीटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उसको हम जब केस स्टडी रीड करेंगे तब हम देख लेंगे। सेकंड, इन्होंने क्या बोला, पॉइंट 3 में जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे असेसिबल वैल्यू कैलकुलेट करो, देखेंगे। आईडीटी का क्वेश्चन है कस्टम्स का। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इन्होंने बोला पॉइंट 3 में से कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करो, एज वेल एज आईजीएसटी जो भी पेबल निकल रहा है एज पर कस्टम्स एक्ट वो कैलकुलेट करो। ठीक है, वो भी देख लेंगे पॉइंट 3 पढ़ के। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या बोला, पॉइंट 2 में से ये बताओ कि आईएफओएस में कितनी इनकम जाएगी। ठीक है भैया, डीटी का क्वेश्चन है, आईएफओएस का क्वेश्चन है, हम देख लेंगे जब हम पॉइंट 2 पढ़ेंगे तब। इसके बाद इन्होंने फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला, एग्जिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द कंडीशन वुड मेक इट अप्रोप्रिएट फॉर शिवालिक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, इंडेस 115 का कोई क्वेश्चन लग रहा है, जब हम केस स्टडी रीड करेंगे उसके बाद में हम पढ़ लेंगे इसको भी। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आए, उसमें इन्होंने क्या बोला है कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत ना टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, इग्नोर कर दो मैट वगैरह को, एंड 115 BAA को भी इन्होंने ऑप्ट नहीं किया। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पर भी हमारा कुछ पीजीपीपी रिलेटेड कोई क्वेश्चन लग रहा है, तो हम देख लेंगे इसको जब हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे तब। इसके बाद 7th क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा एज पर रेलिवेंट इंडेस, वो हमको बताना है। तो ठीक है, वापस से ये इंडेस 115 का इन्होंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, इसको भी हम देख लेंगे। अभी हमको क्या समझ में आया दोस्तों कि केस स्टडी जो है ना, ये हमारी डीटी, आईडीटी एंड एफआर पर बेस्ड है। तो इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हमको पैरा नज़र आएंगे ना, उस पर हम अपना फोकस एंड कंसंट्रेशन रखेंगे, बाकी सारे रेलेवेंट पैरास को हम इग्नोर कर देंगे। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी रीड करना। क्या बोला हुआ है इन्होंने दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बोला कि LWS एंड कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है जो कि 2006 से प्रैक्टिस में है। ठीक है, होगी, हमको क्या करना, भाड़ में जाए। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, एक बार हम बीच की लाइन पढ़ लेते हैं, शुरू की लाइन तो हमें कोई काम की लगी नहीं। मैं हमेशा आपको क्या बोलती हूँ, इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज़ में आधे से ज़्यादा जो पैरा दिए हुए होते हैं ना, वो इररेलेवेंट होते हैं। फर्स्ट पैरा हमने देखा, फर्स्ट लाइन बिल्कुल फिजूल लगी। अब इस पैरा को स्किप करने के लिए हम एक तो मिड लाइन इसकी कोई पढ़ लेंगे लाइक दिस वन, एंड फिर इसकी हम लास्ट की लाइन पढ़ लेंगे। अगर ये तीनों लाइंस हमको बिल्कुल इररेलेवेंट लगती है तो हम पूरा पैरा रीड नहीं करेंगे। बीच की लाइन में इन्होंने क्या बोला है कि द क्लाइंटेल एनकम्पासेस वेरियस सेगमेंट्स लाइक सॉफ्टवेयर, एजुकेशन, एनजीओ, फलाना फलाना फलाना, को कोई मतलब नहीं उसका क्लाइंट कहाँ कहाँ की इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, तो इग्नोर कर दो। लास्ट लाइन में इन्होंने क्या बोला है कि फर्म कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, फेमा कंसल्टेंसी की, जीएसटी कंसल्टेंसी की, एज वेल एज अदर रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, कराती होगी, इसका हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, तो इस पूरे के पूरे पैरा को हम इग्नोर कर देंगे। सेकेंड पैरा पर आया, इसमें उन्होंने क्या बोला कि फर्म का ना एक यूनिक वे है और ट्रेनिंग इट्स आर्टिकल। ठीक है भैया, होगा, लेकिन तुम ट्रीट तो आर्टिकल को आर्टिकल की तरह ही करोगे ना, तो इसको इग्नोर कर दो बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं दोस्तों। यहाँ से हमको कुछ दिख रहा है इंडियस 115 से रिलेटेड क्वेश्चन के
रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो इस पैरा को अब हम ठीक से पढ़ेंगे। इन्होंने क्या बोला कि सीए हर्ष भाटिया ना ये वर्क कर रहे हैं ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियाज ऑन वेरियस क्लाइंट्स। इंडियाज का काम देखते हैं। ओके, अब इनके पास एक क्लाइंट है शिवालिक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ऑन 1 जनवरी 2024 कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया टू रिनोवेट अ बिल्डिंग इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू एलिवेटर्स। ओके, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्होंने कुछ एस्टिमेट्स एंड इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कराई। इन्होंने बोला कि ट्रांजैक्शन प्राइस तो 60 लाख रुपए है, लेकिन इसमें जो कॉस्ट इनकर होगी ना, एलिवेटर की कॉस्ट 10 लाख रुपए है एंड बाकी अदर कॉस्ट 35 लाख रुपए होगी। इस तरीके से टोटल कॉस्ट हमारी 45 लाख रुपीज़ की इनकर होगी। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं कि कंपनी ने एलिवेटर्स तो परचेज कर लिए और वो कंपनी ने डिलीवर भी कर दिए बिफोर दे वर इंस्टॉल्ड। कंपनी ने एलिवेटर्स को परचेज करके अपने कस्टमर्स को साइट पर डिलीवर भी कर दिया बिफोर दे वर बीइंग इंस्टॉल्ड। इसके बाद में कंपनी ने अदर कॉस्ट इनकर करी 7 लाख रुपए की बाय 31 मार्च 2024। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि हम इसके रिस्पेक्ट में रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे को दो दो क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हुए थे। एक क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में था और एक क्वेश्चन हमारा डिस्क्रिप्टिव में था। दोनों क्वेश्चन का आंसर हमको पैरा 1 में से देना है। ओके, किस तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा दोस्तों समझ लेते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में किया क्या है कंपनी ने दोस्तों, 31 मार्च 2024 को ना इन्होंने दो तरीके की कॉस्ट इनकर करी। पहला इन्होंने तो एलिवेटर खरीदे, एलिवेटर पे इन्होंने कॉस्ट इनकर करी, और दूसरा जो रिमेनिंग अदर कॉस्ट है 35 लाख की टोटल कॉन्ट्रैक्ट में, उस 35 लाख की कॉस्ट में से 7 लाख रुपीज़ और इन्होंने इनकर करे। ठीक है, अब इस केस में हम रेवेन्यू किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं दोस्तों। इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि एलिवेटर्स पे 10 लाख रुपए की कॉस्ट इनकर हो रही है, जो कि 45 लाख का लगभग 22.22% है, यानी ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हो गया दोस्तों। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी हम इन इनपुट्स के ऊपर कॉस्ट इनकर कर देते हैं, हमने जब भी ये इनपुट्स खरीद लिए, जब भी हमने ये इनपुट खरीद लिए, तब हम क्या करेंगे, इन पर जितनी भी कॉस्ट इनकर हुई इस कॉस्ट के बराबर का हम रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। उसके बाद में जो रिमेनिंग कॉस्ट बचती है एंड जो रिमेनिंग रेवेन्यू बचता है, उस रेवेन्यू को हम कंप्लीशन मेथड के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। यानी कि प्रेजेंट केस में क्या हो रहा है, इन्होंने एलिवेटर्स पे 10 लाख रुपए की जो कॉस्ट इनकर करी, इस 10 लाख रुपए के रेवेन्यू को तो हम सीधा सीधा बुक कर ही लेंगे। ओके, इसके अलावा इन्होंने अदर कॉस्ट इनकर करी 7 लाख की। टोटल इनको अदर कॉस्ट कितनी इनकर करनी थी, 35 लाख की। यानी इन्होंने अदर कॉस्ट कितना परसेंट इनकर कर ली, 20% इनकर कर ली। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 20% का रेवेन्यू भी बुक कर लेंगे। लेकिन किसका 20%, 60 लाख में से 10 लाख डिडक्ट करने के बाद जो 50 लाख बचा ना, इस 50 लाख का 20% यानी 10 लाख रुपए का रेवेन्यू हम और बुक करेंगे। ओके, तो टोटल रेवेन्यू हम कितना बुक करेंगे, एक तो हम 10 लाख के जो एलिवेटर्स पर कॉस्ट इनकर करें उसके बराबर का अमाउंट यानी 10 लाख रुपए का रेवेन्यू, और दूसरा जो अदर कॉस्ट में से 7 लाख रुपीज़ की हमने कॉस्ट इनकर करी 20% की, तो 50 लाख का 20% यानी 10 लाख, ये वाला रेवेन्यू भी हम बुक करेंगे। टोटल हम 20 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू यहाँ पर बुक कर देंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी आपने इसको अपने एफआर में पढ़ा होगा एंड क्वेश्चन भी इसी तरीके का आपने सॉल्व किया होगा। ओके, अब इसके रिस्पेक्ट में दो क्वेश्चंस दिए हुए थे, जो हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे तब हम उन क्वेश्चंस को देख लेंगे। ऑलराइट, या अगर आपको चाहिए तो हम अभी भी देख सकते हैं। चलो ऐसा करते हैं कि हम क्वेश्चंस भी इसके देख ही लेते हैं। आ जाओ, इसके क्वेश्चन थे, हमने मार्क भी कर दिया था। अब इस मार्किंग से क्या फ़ायदा है ना कि हम जल्दी से क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट इन्होंने क्या बोला था, हमसे एमसीक्यू पूछा था, एग्जिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द कंडीशन वुड मेक इट अप्रोप्रिएट फॉर शिवालिक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर। यानी वो जो एलिवेटर पे 10 लाख रुपए की कॉस्ट इनकर हुई थी ना, तो 10 लाख रुपए का हमने रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज कर लिया था। ऐसा किन केसेस में हम करते हैं वो इनको हमको बताना है।
ठीक है, इन्होंने हमको ऑप्शन दिया कि जहाँ पे गुड्स रिप्रेजेंट नहीं करते हैं डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी जैसे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसका था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था बिल्डिंग को रिनोवेट करने का। ऑलराइट, बिल्डिंग के रिनोवेशन में हमको एलिवेटर्स की भी नीड थी, लेकिन एलिवेटर्स को सप्लाई करना एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो नहीं था ना। एलिवेटर्स को सप्लाई करने से हमारा कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट हमारा कब कंप्लीट होगा, जब हम पूरी बिल्डिंग को रिनोवेट कर देंगे। रिनोवेट करने के लिए हमको एलिवेटर सप्लाई करने हैं, लेकिन एलिवेटर सप्लाई करना कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसीलिए एलिवेटर्स की सप्लाई एक सेपरेट या डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती। ठीक है, सेकंड इन्होंने ऑप्शन क्या बोला कि गुड्स रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, हमने बोला नहीं, गुड्स एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होता एंड इसकी कॉस्ट हमने ऑलरेडी इनकर कर दी होती, तो इसके रिस्पेक्ट में पूरा का पूरा रेवेन्यू हम बुक कर ही लेते। ओके, हम इतना झंझट में पड़ते ही नहीं, तो इसीलिए सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड में इन्होंने क्या बोला, कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ गुड्स सिग्निफिकेंटली बिफोर रिसीविंग द सर्विसेज। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आज अगर मेरे को बिल्डिंग रेनोवेट करनी है, मैंने उनके पास में एलिवेटर्स पहुंचवा दिए उनकी साइट पे, तो उनके पास एलिवेटर का कंट्रोल भी ट्रांसफ़र हो गया है। ओके, भले ही अभी तक बिल्डिंग रेनोवेट नहीं हुई, लेकिन उनके पास एलिवेटर का कंट्रोल ट्रांसफ़र हो चुका, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ में इन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ सच गुड इज सिग्निफिकेंट रिलेटिव टू द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। हाँ जी, बिल्कुल सिग्निफिकेंट होती है, तभी तो हम इतनी तिकड़मबाजी करते हैं ना, तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। फिफ्थ में इन्होंने क्या बोला, एंटिटी प्रोक्योर्स द गुड्स फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड डज नॉट सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। मेरा काम क्या था, बिल्डिंग को रिनोवेट करने का। क्या मेरा काम एलिवेटर बनाने का था क्या? नहीं, एलिवेटर को मुझे सप्लाई करना पड़ा बिकॉज मुझे बिल्डिंग को रेनोवेट करना था, लेकिन एलिवेटर की मैन्युफैक्चरिंग मैं नहीं करती। ओके, सो इसलिए फिफ्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। ऑल राइट, तो हमारे को इन्होंने जो कंडीशंस बताई, उसमें फर्स्ट कंडीशन इज करेक्ट, थर्ड कंडीशन इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट एंड फिफ्थ इज करेक्ट। सेकंड कंडीशन हमारी करेक्ट नहीं है, बाकी सेकंड को छोड़ के सारी कंडीशंस हमारी करेक्ट हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी जो भी मैंने आपको रामायण बताई। अगर नहीं आई हो तो मुझे कमेंट में बोल देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, एक और वीडियो बना दूंगी, लेकिन मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। ऑल राइट, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन क्या होना चाहिए, फर्स्ट, थ्री, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, दोबारा अगर चाहती हो तो मैं दोबारा आप लोगों को समझा देती हूँ। इन्होंने क्या बोला हुआ है दोस्तों, कि जो ट्रांजैक्शन अभी ऊपर हुआ, जिसमें एलिवेटर्स की कॉस्ट एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रही थी, तो हमने क्या किया था, 10 लाख रुपए की जो एलिवेटर पे कॉस्ट इनकर हुई, उसी के बराबर का हमने रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज कर लिया था। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग अदर कॉस्ट थी एंड जो रिमेनिंग रेवेन्यू बच रहा था 10 लाख का रेवेन्यू कटाने के बाद, उस रेवेन्यू को हमने रिमेनिंग कॉस्ट के परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ऐसे कौन से कंडीशंस होते हैं जिसको फुलफिल होने की वजह से हम इस तरीके से रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हम अपने ही एग्जाम्पल को, अपने ही क्वेश्चन को बेस रख के देखें, तो इन्होंने हमको क्या बोला कि अगर ये जो गुड्स हैं, जो 10 लाख की गुड्स पे हमने कॉस्ट इनकर करी, ये गुड्स एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम रेवेन्यू को उन गुड्स के बराबर के अमाउंट जितना रिकॉग्नाइज करते हैं क्या? हमने बोला हाँ करते हैं ना। मेरी मेन सप्लाई बिल्डिंग को रेनोवेट करने की थी, लेकिन एलिवेटर को सप्लाई करना सिर्फ उसको एक फैसिलिटेट कर रहा था। एलिवेटर को सप्लाई करना एक अलग सप्लाई, एक सेपरेट सप्लाई, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था दोस्तों। तो इसीलिए फर्स्ट कंडीशन इज मस्ट फॉर रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू इन सच मैनर। ओके, सेकंड इन्होंने क्या कंडीशन बोली, अपोजिट, कि अगर गुड्स सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रिप्रेजेंट करते हैं तब हम रेवेन्यू को ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं क्या? हमने कहा नहीं भाई, पागल हो गया है क्या? सेपरेट परफॉर्मेंस अगर रिप्रेजेंट कर रहे होते तो हम इतना झमेले में घुसते ही क्यों? भैया सेपरेट ही मेरा परफॉर्मेंस होता है एलिवेटर को प्रोवाइड कराने का, तो मैं एलिवेटर को प्रोवाइड कराने के बाद जो भी रेवेन्यू होता है उसको रिकॉग्नाइज कर लेती।
आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचोगे तो समझ आ जाएगा। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन मैंने बोला कि बिल्कुल गलत है। एलिवेटर की सप्लाई मेरी मेन सप्लाई से रिलेटेड है बट सेपरेट नहीं है। थर्ड में इन्होंने बोला कि क्या अगर मैं जब भी गुड्स इस तरीके से प्रोवाइड कराती हूँ तो उनका कंट्रोल भी ट्रांसफ़र हो जाता है क्या बिना मेन सप्लाई को प्रोवाइड कराए? हमने कहा कि हाँ भैया हो जाता है, मैंने एलिवेटर खरीद करके साइट पे पहुंचवा दिया। अब रिसिपिएंट उसका कुछ भी करे लेकिन रिसिपिएंट के पास एलिवेटर का कंट्रोल पहुंच गया है एंड मैंने अभी तक बिल्डिंग भी रेनोवेट नहीं करी। ओके, सो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ती है अगर हमको इस तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है तो। फोर्थ इन्होंने बोला गुड्स के ऊपर जो कॉस्ट लग रही है वो सिग्निफिकेंट कॉस्ट होनी चाहिए क्या? हमने कहा हाँ भैया होनी चाहिए सिग्निफिकेंट कॉस्ट। इसके बाद फिफ्थ इन्होंने क्या बोला कि मेरा काम नहीं होता है उस पर्टिकुलर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का या सप्लाई करने का या डिज़ाइन करने का, ये गुड्स तो मैंने अपने मेन सप्लाई को करने के लिए प्रोवाइड कराए हैं, मैंने इन गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं किया। हमने कहा कि हाँ बिल्कुल करेक्ट, एलिवेटर्स को मैंने खुद तो नहीं बनाया ना, मेरा काम तो बिल्डिंग रिनोवेट करने का था। एलिवेटर्स तो मैंने कहीं और किसी तीसरे बंदे से खरीद करके प्रोवाइड कराए ताकि मैं बिल्डिंग को रेनोवेट कर सकूं। ओके, सो इसीलिए फिफ्थ कंडीशन भी ज़रूरी है इस तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी दोस्तों। आपने इसको डिटेल में अपने एफआर की फैकल्टी से भी पढ़ा होगा। मैं एफआर की फैकल्टी नहीं हूँ बट मैंने बहुत कोशिश करी है आपको एक्सप्लेन करने की। ओके, अब इसका जो क्वेश्चन था डिस्क्रिप्टिव वाला वो कौन सा था? ये वाला सेवेंथ क्वेश्चन। इसमें इन्होंने बोला था कि रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। मैंने कहा 20 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, 10 लाख एलिवेटर की कॉस्ट वाला एंड 10 लाख हमारा जो अदर कॉस्ट इनकर करी है 20% की, तो रेवेन्यू का 20% 10 लाख और हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो उसको आप लोग चेक कर लेना, मैं एक बार टोटल चेक करवा देती हूँ। टोटल रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज हो रहा है? 20 लाख का। ठीक है, इसको एक बार आप रीड कर लेना अपने आप, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं हमारे पैरा 2 की तरफ। ओके, पैरा 2 में क्या आया? पैरा 2 हमारा डीटी वाला पैरा हो गया। ओके, इसमें ये बोल रहे हैं कि सीए निखिल ग्रोवर टैक्स डिपार्टमेंट को हैंडल करता है। ठीक है, यहाँ पर इनका एक क्लाइंट है एमवीएस प्राइवेट लिमिटेड। एमवीएस प्राइवेट लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस जो है 31 मार्च 2024 का, ये प्रॉफिट शो कर रहा है 75 लाख का। कितने लाख का प्रॉफिट शो कर रहा है दोस्तों? 75 लाख का। एंड इन्होंने इन सभी आइटम्स को डेबिट किया है। क्वेश्चन को देख के हमको समझ में आ रहा है कि जो पीजीबीपी के बड़े हार्डकोर क्वेश्चंस होते हैं ना, ये उसी तरीके का एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इन्होंने इन सभी आइटम्स को डेबिट किया हुआ है 75 लाख का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमको दी हुई है। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके रिस्पेक्ट में इन्होंने हमसे क्या पूछा था? एक तो हमको इन्होंने टैक्स की लायबिलिटी पूछी थी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, और एमसीक्यू में इन्होंने हमसे क्या पूछा था कि आईएफओएस में कितनी इनकम टैक्सेबल होगी वो हमको बताना है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस इन्फॉर्मेशन से, उससे हमारे को ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। चलो, पहला इन्होंने क्या आइटम डेबिट किया? इन्होंने 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया था एम्प्लॉयज़ वेलफेयर ट्रस्ट में, जो कि रिक्वायर्ड नहीं था एज पर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग बीन फोर्स। तो क्योंकि ये एक्सपेंस रिक्वायर्ड नहीं था किसी भी लॉ में, तो इसीलिए ये हो जाएगा डिसअलाउड एंड इस एक्सपेंस को हमको करना पड़ेगा ऐड। ओके, हालांकि इसके रिस्पेक्ट में एक सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू भी इंस्टीट्यूट ने लिया। इन्होंने कहा कि भैया एक केस लॉ होता है सीआईटी वर्सेस चेरन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड मद्रास का, जिसमें अगर एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट में हमने पैसा डिपॉजिट करवाया है तो फिर उस एक्सपेंस को हम अलाउड कर देते हैं बिजनेस एक्सपेंस मानते हुए, बिजनेस एक्सटीजेंसीज मानते हुए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसी लॉ में रिक्वायर्ड था या नहीं था। ओके, इंस्टीट्यूट ने दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रखा है, आप चाहो तो कोई भी रख सकते हो। मेरे हिसाब से ये डिसअलाउड होना चाहिए तो मैंने इसको ऐड कर दिया। इसके बाद में क्या आया? 7,80,000 का इन्होंने एक्सपेंस किया है फ़ी एंड हॉस्टल एक्सपेंसेस का फॉर एमबीए कोर्स ऑफ अ क्लोज रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर। डिसअलाउड हो जाएगा, डायरेक्टर के बच्चों का खर्चा उठाने के लिए थोड़ी ना फर्म खोली है हमने। ठीक है, तो ये डिसअलाउड।
आगे आया 3.5 लाख रुपए का एक्सपेंस इन्होंने किया ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ अ ट्रैफिक सिग्नल सो एज टू फैसिलिटेट इट्स एम्प्लॉयज कमिंग टू ऑफिस टू ओवरकम ट्रैफिक जैम एंड सेफ ऑफिस टाइम। अब इसके रिस्पेक्ट में पढ़ के तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये खर्चा डिसअलाउड होना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी एक केस लॉ आया हुआ है। कौन सा केस लॉ है दोस्तों? इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज वर्सेस सीआईटी बेंगलुरु का, जिसमें अगर ट्रैफिक लाइट के ऊपर हमने एक्सपेंस बुक किया तो उसको हमने अलाउड किया हुआ है, ये मानते हुए कि यार ये तो बिजनेस एक्सपेंस है, बिजनेस के पर्पस से हमने इस खर्चे को किया है ताकि एम्प्लॉयज जो है वो जल्दी काम करने आ सके। ठीक है, तो इसीलिए इस खर्चे को हम अलाउड कर देंगे। ऑल राइट, फोर्थ एक्सपेंस इन्होंने बोला 3 लाख रुपए का ऑन गिफ्ट आइटम डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस डीलर्स अंडर द कंपनी सेल इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, अलाउड हो जाएगा क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंस है। 6 लाख रुपीज़ का इन्होंने एक्सपेंस किया ऑन द ट्रेवलिंग ऑफ वाइफ ऑफ एमडी हु अकम्पनीड हिम ऑन टूर टू सिंगापुर ऑन इन्विटेशन ऑफ अ ट्रेड एंड कॉमर्स चैम्बर। इन्विटेशन मिलने पर ही वो उनके साथ गई हैं, बिना इनविटेशन के नहीं गई, और ना ही इन्होंने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है कि इसके ऊपर खर्चा लगना कितना चाहिए था। ओके, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने दी नहीं है, तो हम मान लेंगे कि ये पूरा 6 रुपए का खर्चा इनका अलाउड हो जाएगा। ओके, इसके बाद 3 लाख रुपए का एक्सपेंस इन्होंने किया इन मार्च 2024 कॉन्सिक्वेंट अपॉन चेंज इन करेंसी रेट ड्यू टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द सप्लायर ऑफ अ मशीनरी सच सेकेंड हैंड मशीनरी वॉज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 10 सितंबर 2023। इन्होंने मशीनरी खरीदी, उसको पुट टू यूज भी कर दिया ऑन 10 सितंबर 2023, लेकिन सप्लायर को पेमेंट नहीं किया होगा। अभी क्या हुआ कि मार्च 24 में ना उसका जो एक्सचेंज रेट था वो चेंज हो गया। एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से इनको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़े सप्लायर को। इन्होंने क्या किया, उस 3 लाख रुपए को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर दिया, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि इस 3 लाख रुपए को इनको एक्सपेंस बुक नहीं करना चाहिए था, बल्कि इस 3 लाख रुपए से इनको अपनी मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज कर देनी चाहिए थी। ठीक है, तो 3 लाख रुपए का जो उन्होंने एक्सपेंस बुक किया है इसको हम कर देंगे डिसअलाउड। ओके, एंड मशीनरी के अकाउंट में ये 3 लाख रुपए ऐड कर देंगे। अब क्योंकि मशीनरी की वैल्यू को 3 लाख रुपए से बढ़ा रहे हैं तो 3 लाख रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन भी दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, 3 लाख रुपए के ऊपर टेक फॉर एग्जाम्पल की मशीनरी का रेट अगर 15% है, पुट टू यूज़ कब किया है? 10 सितंबर को, यानी कि 180 दिन से ज़्यादा के लिए पुट टू यूज़ किया है, तो पूरे 15% की रेट पर ही हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 3 लाख का 15% कितना आएगा दोस्तों? 45,000। ओके, सो 45,000 का हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे अपने P&L में, तो डेप्रिसिएशन का खर्चा इनको बुक करना पड़ेगा। ओके, एंड 3 लाख का जो खर्चा इन्होंने ऑलरेडी बुक किया हुआ है एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का, वो डिसअलाउड हो जाएगा, उसको इनको ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद में 18,000 और 9,000 रुपये इन्होंने कैश में पे करे 25 अगस्त को, एक ही डेट को, दो अलग अलग वाउचर से एक ही कॉन्ट्रैक्टर को, तो ये भी डिसअलाउड हो जाएंगे बिकॉज एक ही दिन में एक ही पर्सन को 10,000 रुपये से ज़्यादा का इन्होंने कैश में पेमेंट कर दिया। ओके, तो ये पूरा का पूरा 27,000 रुपीज़ का एक्सपेंस इनका डिसअलाउड हो जाएगा। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए की इन्होंने इंटरेस्ट पे करी सितंबर 23 को टू अ कंपनी ऑन अ लोन टेकन फ्रॉम इट। TDS इसके ऊपर इन्होंने डिडक्ट किया ड्यूरिंग 23-24 फ्रॉम सच इंटरेस्ट, एंड उन्होंने डिपॉजिट उसको करवा दिया अप्रैल 24 को, यानी रिटर्न फाइल होने की ड्यू डेट से पहले इन्होंने TDS को डिपॉजिट करवा दिया। क्योंकि रिटर्न फाइल होने की ड्यू डेट से पहले डिपॉजिट करवा दिया TDS, इसीलिए ये एक्सपेंस इनका अलाउड हो जाएगा। ओके, अगला इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई। क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है? 6 लाख रुपए की ऑडिट फीस होगी 22-23 में। इसके ऊपर इन्होंने TDS काटा नहीं था, फिर इन्होंने TDS काटा है सितंबर 23 में और उसको डिपॉजिट करवाया 7 दिसंबर 2023 को। अब 22-23 में क्योंकि इन्होंने TDS काटा नहीं था तो 30% एक्सपेंस 22-23 में इन्होंने डिसअलाउड कर दिया होगा। 23-24 में इन्होंने TDS डिपॉजिट करवा दिया तो 30% एक्सपेंस जो
22-23 में डिसअलाउड किया था वो 23-24 में अलाउड हो जाएगा। ओके, 6 लाख का 30% कितना निकलेगा दोस्तों? 1.80 लाख। तो ये 1.80 लाख का एक्सपेंस इस साल इनको अलाउड होगा। ओके, इसको हम लेस कर देंगे अपने प्रॉफिट में से। इसके बाद सेकेंड इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी है? ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर अंडर कंसिडरेशन कंपनी ने 10,000 शेयर्स खरीदे ऑफ AB प्राइवेट लिमिटेड आउट ऑफ इट्स टोटल 2 लाख शेयर। AB प्राइवेट लिमिटेड के टोटल कितने शेयर हैं? 2 लाख। उसमें से 10,000 इन्होंने खरीद लिए एट 40 रुपीज़ पर शेयर। कितने पे? 40 पर शेयर पे। एंड इनकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 60 पर शेयर है। ठीक है, यानी इन्होंने 20 रुपया पर शेयर सस्ते में खरीद लिया। ऑल राइट, तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें हम एक क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं एट डिस्काउंट एंड ओवरऑल डिस्काउंट हमको मिला है वो 50,000 रुपये को एग्जीट कर रहा होता है ना, तो पूरा का पूरा जो डिस्काउंट हमको मिला उसको हम IFOS में टैक्सेबल कर देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिनेरियो में हमको डिस्काउंट कितना मिला? 20 रुपये पर शेयर। शेयर हमने कितने खरीदे थे? 10,000, यानी कि डिस्काउंट हमको कितना मिला? 2 लाख रुपए का। ठीक है, 50,000 से ज़्यादा का डिस्काउंट है तो इस पूरे 2 लाख रुपए के अमाउंट को हम IFOS में टैक्सेबल कर देंगे। ऑल राइट, अब इन सभी इंफॉर्मेशन को कंसीडर करने के बाद हमारी टोटल इनकम कितनी कैलकुलेट हुई अंडर PGBP एज वेल एज अंडर IFOS, वो कैलकुलेट करो। उसके बाद में डिटरमाइन करो कि टैक्स कितना बैठेगा इसके ऊपर। ओके, चलो PGBP की इनकम कितनी निकल करके आएगी दोस्तों? 75 लाख का हमारा प्रॉफिट था। ठीक है, 75 लाख, 2 लाख रुपए का हमने एक्सपेंस डिसअलाउड किया, उसको ऐड कर देंगे। 7.80 लाख का एक्सपेंस भी हमने डिसअलाउड किया, उसको ऐड कर देंगे। 3 लाख रुपए का एक्सपेंस भी डिसअलाउड किया था, उसको ऐड कर देंगे। लेकिन उसी के रिस्पेक्ट में 45,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हमने एडिशनल चार्ज करने को बोला, तो वो हम इसमें से घटा देंगे। ओके, इसके अलावा 27,000 रुपये का एक्सपेंस भी हमने इनको डिसअलाउड कर दिया, तो वो भी ऐड कर देंगे। एंड 1.80 लाख का पिछले साल वाला एक्सपेंस उसको लेस कर देंगे। इस तरीके से हमारा PGBP की जो इनकम निकल के आई वो आई आपकी 85,82,000। ओके, एंड IFOS की हमारी कितनी इनकम निकल के आई? 2 लाख रुपए। तो टोटल इनकम हमारी यहाँ पर आ जाएगी 87,82,000। इसके ऊपर टैक्स का रेट हमको कितना रखना है दोस्तों? अगर आप नीचे जाओगे ना क्वेश्चन में डिस्क्रिप्टिव वाले में, तो इसमें इन्होंने बोला हुआ था कि कंपनी का प्रीवियस ईयर 21-22 में 250 करोड़ का टर्नओवर रहा है। ठीक है, क्योंकि 400 करोड़ से कम का टर्नओवर रहा है तो इसके ऊपर टैक्स का रेट कितना लगेगा? 25%। ओके, 87,82,000 का हम लोग 25% कैलकुलेट करेंगे, कितना आया? 21,95,500 एंड 4% हमारी HEC कैलकुलेट हो जाएगी। 4% HEC हमारी कितनी निकली? 87,820। ओके, टोटल टैक्स कितना निकला? 87,820 प्लस 21,95,500 22,83,320। ओके, इसके रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन दिए हुए थे। एक क्वेश्चन आपका ये था 4th नंबर, जिसमें इन्होंने बोला था IFOS में कितनी इनकम हम डालेंगे? 2 लाख रुपए की इनकम डालेंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर को। 2 लाख रुपए। अच्छा, 5th वाला आंसर भी हमने चेक नहीं किया था ऑप्शन का, हमने बोला था B ऑप्शन वुड बी करेक्ट। चेक कर लेते हैं, B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके अलावा DT का 6th वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 6th वाले क्वेश्चन का मैं बस एंड आंसर चेक करवा देती हूँ, पूरा आपको रीड कर लेना। एंड आंसर में कितना निकला टैक्स पेबल? 22,83,320। ओके, इसको आप रीड कर लेना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैं क्या रीड करवाऊंगी आपको। ओके, इसके बाद में बचा हमारा सिर्फ पैरा 3। पैरा 3 हमारा किस पर बेस्ड है? IDT कस्टम्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब मिस्टर अमित जो है ना, ये SSI प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। CA साक्षी आहूजा के पास जाते हैं। साक्षी आहूजा कस्टम्स से रिलेटेड काम करती है। क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है? इन्होंने एक मशीनरी इंपोर्ट करी है US$7,000 में।
इसी के साथ ये बोल रहे हैं कि असेसरीज $2000 की भी कंपल्सरीली मशीन के साथ सप्लाई करी, इसका प्राइस भी इस $7000 में इंक्लूडेड है। ठीक है। एयर फ्रेट ये बोल रहे हैं $2000 का लगा है। इंश्योरेंस $100 का। लोकल एजेंट को कमीशन दिया जो कि बाइंग कमीशन नहीं है, ₹4500 का। एक्सचेंज रेट इन्होंने बोला $1 में ₹70 होते हैं। कस्टम ड्यूटी का रेट मशीनरी के ऊपर 10% है एंड असेसरीज के ऊपर 20% है। असेसरीज के ऊपर कोई भी रेट हो दोस्तों, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि असेसरीज जो है ना वो कंपल्सरीली सप्लाई करी गई है मशीनरी के साथ में। ओके, इसीलिए इन असेसरीज के ऊपर भी जो ड्यूटी का रेट लगेगा वो वही लगेगा जो मशीनरी के ऊपर लगना है। ऑल राइट, तो असेसरीज के ऊपर भी 10% का ही ड्यूटी का रेट लगेगा। इंटीग्रेटेड टैक्स का इन्होंने रेट बोला 12%। कंपनसेशन सेस एप्लीकेबल नहीं है एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% का लग रहा है। इस केस में अब हमको इनको क्या बताना है कि क्या बताना था, एफओबी कितनी होगी, असेसिबल वैल्यू यानी कि सीआईएफ वैल्यू कितनी निकलेगी, एज वेल एज हमको इनको कस्टम ड्यूटी टोटल कितनी बैठेगी इंक्लूडिंग आईजीएसटी, वो कितना निकल करके आएगा, ये भी हमको बताना है। ठीक है, चलो पहले एफओबी कैलकुलेट करते हैं। मशीनरी की कॉस्ट कितनी है दोस्तों, डॉलर या फॉरेन करेंसी 7000। ओके, इसके ऊपर हमने लगाया एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट $1 या 1 फॉरेन करेंसी में ₹70 हो रहे हैं, तो ये कितने रुपए बैठ जाएंगे दोस्तों, 7000 इंटू ₹70, यानी कि आपका 4,90,000 रुपये। ठीक है, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, लोकल एजेंसी का कमीशन ऐड कर देंगे जो कि बाइंग कमीशन नहीं है। कितने रुपए का बैठ रहा है, ₹4500 का। तो एफओबी हमारी कितनी कैलकुलेट होकर के आएगी, ₹494500। अच्छा, इंश्योरेंस एंड एयर फ्रेट क्यों नहीं इसमें ऐड किया, करेंगे दोस्तों, वो एफओबी के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये हमारी अपनी एफओबी निकल करके आई। इस एफओबी के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, एयर फ्रेट एंड इंश्योरेंस लगाएंगे। ठीक है, एफओबी कितनी आई हमारे हिसाब से, 4,94,500 की। इस पे हम लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस लगाएंगे। इंश्योरेंस का अमाउंट इन्होंने कितना बताया था, फॉरेन करेंसी 100। ओके, सो यानी कि 70 का एक्सचेंज रेट अगर हमने लगा दिया तो ₹7000 इंश्योरेंस के बैठे। ओके, एयर फ्रेट कितना बोला था इन्होंने, इन्होंने एयर फ्रेट बोला था फॉरेन करेंसी 2000 का। पर एयर फ्रेट जो होता है उसको हम लिमिटेड करते हैं टू 20% ऑफ द एफओबी। ओके, 20% ऑफ एफओबी कितना निकल के आएगा, ₹98,900। एंड अगर हम 2000 US डॉलर्स को कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में, तो हमारा कितना कैलकुलेट होगा, 1,40,000 रुपीज़ का फ्रेट। कम कितना आ रहा है, कम कौन सा आ रहा है, 98,900 रुपये। तो 98,900 को हम अपना एयर फ्रेट कंसीडर करेंगे। ओके, इन सबको ऐड करने के बाद में हमारी असेसिबल वैल्यू कितनी निकल के आई, 6,04,000 रुपये। ठीक है, अब इस असेसिबल वैल्यू के ऊपर हम लोग कस्टम ड्यूटी जीएसटी दोनों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। ओके, असेसिबल वैल्यू ₹6,04,000 की है। कस्टम ड्यूटी हमारी कैलकुलेट होगी 10% की रेट पे ऑफ द असेसिबल वैल्यू। 6,04,000 का 10% कितना बैठेगा, 60,040 रुपये। ठीक है, अब इस कस्टम ड्यूटी के ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज कैलकुलेट होगी 10% की, वो कितनी बैठेगी आपकी, 6,004 रुपये। ठीक है, अब ये जो वैल्यू निकल करके आएगी, असेसिबल वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इसके ऊपर हमारी आईजीएसटी कैलकुलेट होगी एट द रेट ऑफ 12%। ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आई आपकी ₹6,66,444। इसके ऊपर 12% आईजीएसटी आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 79,973। ओके, सो हमारा टोटल जो कस्टम ड्यूटी आएगी वो कितनी आएगी, टोटल कस्टम ड्यूटी यानी कि 60,040 प्लस 6,004 प्लस 79,973, टोटल कस्टम ड्यूटी आपकी आ जाएगी 1,46,017 रुपीज़। ओके, सो अब हम अपने
एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व कर लेते हैं, जो 3 एमसीक्यूज़ आईडीटी में से इन्होंने पूछे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने पूछा था कि एफओबी क्या होगी। एफओबी हमने कितनी कैलकुलेट करी, 4,94,500। 4,94,500 बी ऑप्शन में हमको दिया हुआ है। चेक कर लेते हैं आंसर क्या है, 4,94,500। ओके, इसके बाद इन्होंने हमको बोला था असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। असेसेबल वैल्यू हमारी कितनी आई, 6,04,000 रुपये। 6,04,000 ए ऑप्शन में दिया हुआ है। चेक कर लेते हैं आंसर, 6,04,000 ए ऑप्शन। इसके बाद टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल कितनी आएगी, हमने बोला टोटल कस्टम ड्यूटी आएगी 1,46,017 रुपये। चेक कर लेते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसी के साथ हमारी पूरी केस स्टडी हो जाती है डन एंड डस्टेड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपका होमवर्क हमेशा की तरह इस केस स्टडी को पूरी अच्छी तरीके से रीड करना है, इत्मीनान से रीड करना है। ओके, एंड कमेंट ज़रूर कर देना है अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो दोस्तों। ठीक है, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे केस स्टडी नंबर 9 को। ओके, जय हिंद, जय भारत। दिस इज सी ए हिमांशी गर्ग साइनिंग ऑफ।